अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न को आप नहीं बना सकते हैं, समझते हुए भी कि भिन्नों का योग या घटाव किस तरह निकाला जाता है। इसलिए बेसिक्स का बुनियादी चीज़ों का जानना निहायत ज़रूरी होता है। तो आज मैं इस चैनल पर गणित विषय की शुरुआत कर चुका हूं, जिसमें आप बेसिक्स के साथ साथ क्लास वाइज टॉपिक अनुसार टेक्स्ट बुक के प्रश्न करते हैं। आज का लेसन, जिसमें आज कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो पहली परिभाषा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गणित में गिनती 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप जितना गिन सकें, ये सभी प्राकृत संख्या हैं। शर्त यह है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। यानी ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कह सकते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो जैसा कि अभी आपने ऊपर सुना कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती जो है 1 से शुरू होती है। तो यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, यानी ये है प्राकृत संख्या इतना। उसके पहले हम 0 लगा दिए तो वह पूर्ण संख्या हो गया। यानी प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। यानी इसको बतलाया नहीं जा सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। इस तरह अगर गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप जितना तक गिन सके। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप चाहे जितना गिन सके। अगली परिभाषिक शब्द है सम संख्या। सम संख्या यानी जोड़ा संख्या। इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि जो जोड़ा है उसे सम संख्या कहते हैं। आम बोलचाल में इसे दोच भी कहा जाता है। यानी दोच यानी जोड़ा। इसका परिभाषा यह है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या जिसमें हम अगर 2 से भाग देते हैं और पूरी तरह कट जाता है, यानी जो शेष जो है 0 बचता है, बाकी जो है 0 रहता है, तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वगैरह। इसमें अगर आप भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 बचेगा। इसलिए यह सम संख्या का आसान तरीका यह है कि वह सम है या विषम। तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसके इकाई अंक को हम देखेंगे। इकाई अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो समझिए कि वह संख्या सम है। जैसे 2578। 2578 एक संख्या है। इसके इकाई अंक में कितना है? 8 है। 8 क्या है? सम संख्या है। इसलिए 2578 भी सम संख्या होगी। परिभाषिक शब्द है विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है
उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको याद रखने के लिए आप समझते हैं कि जिसको हम जोड़ा नहीं लगा सकते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं, या बोलचाल में बहुत जगह इसको काग कहा जाता है। काग और दोच, दोच मतलब सम और काग मतलब विषम। यह एक तरह का काग और दोच का खेल भी होता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जब 2 से हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसको विषम संख्या पहचानने का तरीका यह है कि संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका इकाई अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम होगी। जैसे 52,181, 52,181 का इकाई अंक कितना है? 1 है, इसलिए यह संख्या क्या है? विषम होगी। ये अगली संख्या देखते हैं, 8,56,321, 8,56,321, इसका इकाई अंक कितना है? 1 है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। इस तरह सम और विषम में फ़र्क यह है कि सम जो है 2 से उसमें पूरा भाग लग जाता है और विषम में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। शुरुआत में आपको कुछ अजीब तरह का लग सकता है, लेकिन इस चैनल पर आप कुछ वीडियोज को देखते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से एकदम आपकी भाषा में, आपके बोलचाल की भाषा में कंसेप्ट को बताया जाता है, ताकि आप उसको आसानी तरफ से समझ सकें और जान सकें। अब आगे आते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या परिभाषा है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। यानी जैसे वह जो संख्या दिया है वह और 1 के अलावा किसी और दूसरी संख्या से उसमें पूरी तरह भाग नहीं लगता है, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि पूरी तरह भाग लग जाना चाहिए, यानी उसको कट जाना चाहिए, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 2, 3, 7, 11, 13, 17 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसे सम अभाज्य कहा जाता है, क्योंकि यह सम है और अभाज्य भी है। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2 जो है भाज्य संख्या है, इसमें 2 से भाग लग जाती है। बात बिल्कुल सही है कि 2 से भाग लग जाती है, लेकिन इसमें 1 और स्वयं 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगती है, इसलिए यह अभाज्य है। उसी तरह मान लीजिए 11 संख्या है, 11 में 1 के अलावा और स्वयं 11 के अलावा दूसरी किसी संख्या से पूरी तरह भाग नहीं लगता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि यह 21 संख्या है, 21 में 1 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा और 21 से भी भाग लग जाएगा पूरी तरह, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी यह ध्यान देने लायक है कि संख्या में सिर्फ 1 से और उसी संख्या से भाग अगर लग रहा है और दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। यहाँ गौर करना है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसका होना चाहिए, यानी 2 से अधिक संख्याओं से उसमें अगर भाग लग जाता है पूरी तरह, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। 2 सम अभाज्य संख्या है, यह पहले भी बता चुका हूँ। जैसे 4, तो 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा और 4, यानी 3 गुणनखंड हैं, इसलिए 4 क्या हुआ? भाज्य संख्या। उसी तरह 6,
6 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इस तरह इसके 4 गुणनखंड हैं। यानी इस तरह आप समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको अगर हम गुणनखंड निकालते हैं उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड आता है तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। अगली परिभाषिक शब्द है धनात्मक संख्या। इसका गणित में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्लस कहा जाता है। तो ऐसी संख्या जिसके पहले धन यानी जोड़ का निशान लगा रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक टाइप हो गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी संख्या जिसके पहले धन यानी जोड़ का निशान लगा रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +7, +8। लेकिन आमतौर पर जब संख्या तन्हा होती है यानी अकेला संख्या होती है तो उसके पहले प्लस नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 10 लिखना है तो इसको 10 लिख देंगे, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। लेकिन जब साथ में लिखना होगा किसी के साथ तो उसमें आपको धन का जोड़ देना पड़ेगा, जैसे 10 + 2। यानी ऐसी संख्या जिसके पहले बाईं तरफ जोड़ का चिन्ह लगा रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। इस तरह इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें कि संख्या के बाईं तरफ अगर जोड़ का चिन्ह है, निशान है, तो वह संख्या धनात्मक होगी। जोड़ को धन या जमा या प्लस कहा जाता है। धन का मतलब कि आपके पास वह जमा है और माइनस का मतलब कि आप पर उतना किसी न किसी का उधार है, कर्ज है। इसको आप अगर कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो पूर्णांकों के जोड़ बनाने में बहुत आसानी होगी। एक बार आप गौर से सुन लें कि धन को जोड़, जमा या प्लस कहते हैं और ऋण को माइनस, कर्ज, उधार से संबोधित कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर प्लस है तो आपके पास उतना चीज़ जमा है और माइनस है तो उतना किसी न किसी का आप पर कर्ज है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जिस संख्या के पहले जोड़ का निशान लगा रहता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या। अगली परिभाषिक संख्या है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या ठीक धनात्मक संख्या का विपरीत है। यानी ऐसी संख्या जिसके पहले ऋण, यहाँ पर प्लस टाइप हो गया है, जिसके पहले ऋण यानी घटाव का चिन्ह लगा रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी उतना कर्ज हो गया, यानी -1, -2, -3, -15, -8। ऋणात्मक संख्या अगर अकेला भी रहता है तो उसके पहले यानी बाईं तरफ घटाव का चिन्ह दिया जाता है, जैसे -10, -11। तो इस तरह इसको फिर से आप समझ लें कि अगर धनात्मक संख्या है और अकेला है तो उसके बाईं तरफ जोड़ का चिन्ह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जब समूह में लिखेंगे तो उसमें जोड़ का चिन्ह देना ही पड़ता है। और अगर ऋणात्मक संख्या है तो वह अकेला भी रहे तब भी बाईं तरफ घटा का चिन्ह लगा करके लिखा जाता है। और ऋण का मतलब ही होता है कर्ज, यानी उधार है, उतना आपके पास चुकाने के लिए और रकम चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास धन 10 है और ऋण 5 है तो टोटल आपके पास कितना हुआ? तो 5 हुआ, क्योंकि 10 रुपया है अगर मान लीजिए और ऋण है 5 रुपया तो आपका मूल रकम कितना हुआ? 5 रुपया। इस तरह आपने कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब मैं